जी कैफ 6 चैप्टर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ था, स्टैट का चैप्टर 10 स्टैट का चैप्टर। कोई हमारे पास उसमें 5 टॉपिक्स हैं। स्टैट के चैप्टर में हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं। एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मॉड कवर कर चुके हैं हम, बस उतना ही था। वहाँ से क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल कि MCQ के अलावा कोई चीज़ टेस्ट होगी। दूसरा टॉपिक था रिग्रेशन कोरिलेशन, वो हमने कवर कर लिया। फार्मूलाज भी इसके देख लिए, उसकी कैलकुलेशन भी कर ली। क्या कहला, उसकी कैलकुलेशन हमने कर ली। उसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे भी की जा सकती है, नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। ठीक हो गया, मैं अपना कैलकुलेटर नहीं लेके आया, नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेटर खोल के आपको सिखाऊंगा कैलकुलेटर पे कैसे हो सकती है। लेकिन आपने प्रेजेंट करनी है। अगर रिग्रेशन का क्वेश्चन आ जाए तो कैलकुलेटर 0 y = a + bx बना के दे देना। 4-5 नंबर नहीं देगा आपको, 1 नंबर तो शायद मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन शो करनी है। हाँ, उसमें समीशन x, समीशन y, समीशन x स्क्वायर, समीशन y स्क्वायर, समीशन x y, ये सारी चीज़ें भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट की जा सकती हैं। ठीक हो गया, तो इतना कम काम कर सकते हैं, कैलकुलेटर के अंदर डालें और वहाँ से सारे समीशन की वैल्यूज़ ले लें। जैसे कि कॉलम बना के सारी कैलकुलेशन ही करें, हम सिंपली क्या करें, समीशन सारे कैलकुलेटर से ले लें। उसके बाद फार्मूला लिखें, फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करें और आंसर निकाल लें। हाँ, उस आंसर को चेक कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है। कैसे, नेक्स्ट क्लास में वो भी देख लेंगे। ठीक हो गया। सो रिग्रेशन कोरिलेशन हमने देख लिया, रिग्रेशन कोरिलेशन देख लिया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख ली, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख ली। प्रोबेबिलिटी हमने ग्रेटर देन की फाइंड करनी है, लेस देन की फाइंड करनी है, या बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड करनी है। उसमें हमने देख लिया कि अगर हमने फॉरवर्ड वर्किंग करनी है तो उसके लिए हम कैलकुलेटर से आर फंक्शन, पी फंक्शन या फिर क्यू फंक्शन यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर से आर फंक्शन, पी फंक्शन या फिर क्यू फंक्शन यूज़ करेंगे। हाँ, अगर हमने रिवर्स वर्किंग करनी है, मीन उसने जी की वैल्यू आपको बता दी, जी पॉइंट उसने आपको बता दिया और आपको एक्स फाइंड करना है, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल यूज़ करेंगे। कौन सा टेबल, जी टेबल। कैसे यूज़ करना है प्रीवियस क्लास में हमने वो देख लिया। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी खत्म होगी। आज हम कवर करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्या कवर करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जिसके अंदर कोई 2 डिस्ट्रीब्यूशन है, एक जी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक टी डिस्ट्रीब्यूशन है और एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन 3 डिस्ट्रीब्यूशन है और ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन कवर करने के बाद हमारा स्टैट का चैप्टर खत्म। मीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसके अंदर एक टॉपिक, दूसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा रिग्रेशन कोरिलेशन और चौथा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसके अंदर जी टी डिस्ट्रीब्यूशन भी है और साथ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी है। ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जाने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्रीवियस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह का हमने बेल शेप कर्व बनाना सीखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, जो कि सिमेट्रिकल कर्व होता है। इसके सेंटर में मीन मीडियन मॉड मीन एवरेज होती है, क्या कहलाए, और पूरा कर्व जो है इसका एरिया = 1 होता है। इस पूरे कर्व का एरिया = 1 होता है। ये 0.5 एरिया है, ये 0.5 एरिया है। ठीक हो गया, सिमेट्रिकल है, मीन पूरा एरिया = 1 है। ये 0.5 एरिया, ये 0.5 एरिया है। ये पॉजिटिव एरिया होता है और ये नेगेटिव एरिया होता है। मीन कोई फिगर अगर आपने प्लॉट करनी तो पॉजिटिव फिगर इस साइड पे प्लॉट की जाएंगी, नेगेटिव फिगर्स लेफ्ट साइड पे प्लॉट की जाएंगी। ठीक हो गया। और फिर हमने देखा था कि अगर हमने कोई प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है ग्रेटर देन की, प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है ग्रेटर देन की, तो उस सूरत में हम क्या यूज करते थे, आर फंक्शन यूज करते थे। और आर फंक्शन जब यूज करना है, ग्रेटर देन का साइन है, तो हमने क्या करना है, इस साइड पे प्लॉटिंग करनी है। ठीक हो गया। अगर हमने प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है लेसर देन की, तो उस सूरत में हम क्या करते थे, पी फंक्शन जो है वो यूज करते हैं। और जब लेसर देन की आपने प्लॉटिंग करनी है तो वो इस साइड पे करनी है। ठीक हो गया। और अगर किसी पॉइंट से आपने सेंटर की तरफ जाना है, क्या कहला, या इन बिटवीन हम यूज़ करते थे, तो क्या यूज़ करते थे, क्यू फंक्शन यूज़ करते थे। मीन यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ गई तो हम क्या करते थे, क्यू फंक्शन यूज़ करते थे। अगर ग्रेटर देन प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है तो फिर आर फंक्शन, लेसर देन प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है तो फिर पी फंक्शन। ठीक हो गया। और यहाँ से क्या हमें पता चला,
कि जो ग्रेटर देन वाली चीज़ें हैं वो राइट साइड पे आया करेंगी, उनकी प्लॉटिंग यहाँ पे हुआ करेगी, और जो लेसर देन वाली हैं उनकी प्लॉटिंग लेफ्ट साइड पे हुआ करेगी। ठीक हो गया? बस इतनी सी बात। अब आ जाते हैं हम अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या है कि हमें टेस्ट करना है क्लेम किसका, किसी बंदे का, किसी बिजनेस का, किसी कंपनी का। मीन क्यों यूज होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग? टू टेस्ट a claim of any business। नॉर्मली किसका होता है? किसी बिजनेस का क्लेम जो है, हाँ किसी बंदे का क्लेम भी हो सकता है, लेकिन मेनली किसी बिजनेस का क्लेम है। वो क्लेम को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करते हैं। एक बिजनेस क्लेम करता है जी कि मैं ये चीज इतनी बनाता हूं। एक बिजनेस क्लेम करता है कि मैं ये चीज़ इतनी बनाता हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है कितना, 99% कि मैं ये चीज़ ऐसी बनाता हूँ, इतनी बनाता हूँ। तो हमने देखना है कि वाकई ही ये जो बिज़नेस का क्लेम है ये ठीक है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज़ करेंगे। ठीक हो गया? कैसे यूज़ करेंगे? हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करना होंगे। किसी भी बिज़नेस के क्लेम को टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ स्टेप्स फॉलो करना होंगे। क्या स्टेप्स हैं? आइए देखते हैं। नंबर 1 वो कहता है जी कि आपने क्या करना है? डिफाइन करना है नल हाइपोथेसिस। क्या डिफाइन करना है? नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो है इसको डोनेट किया जाता है किससे? H0 से, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को डोनेट किया जाता है H1 से। नल हाइपोथेसिस क्या है? H0, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को किससे डोनेट किया जाता है? H1 से। ठीक हो गया? नल हाइपोथेसिस है क्या? नल हाइपोथेसिस क्या है? क्लेम ऑफ बिजनेस। क्लेम ऑफ बिजनेस, उसे हम क्या कहेंगे? नल हाइपोथेसिस, जिसको हम एक्सेप्टेंस क्लेम ऑफ बिजनेस का नाम भी दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? एक्सेप्टेंस क्लेम ऑफ बिजनेस। और H1 क्या होगा? रिजेक्शन क्लेम। H1 क्या होगा? रिजेक्शन क्लेम। एक्सेप्टेंस क्लेम एंड रिजेक्शन क्लेम। सपोज एक बिजनेस है, रिसर्च बिजनेस है, उसने रिसर्च करके कहा कि पाकिस्तान में 70% लोग जो हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं। ठीक है? क्लेम है रिसर्च बिजनेस का कि 70% लोग जो है वो क्या करते हैं? एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। एटलीस्ट 70% लोग जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं। एटलीस्ट 70% लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं। दिस मीन ये क्लेम क्या हो गया? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70% लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम अज़ कम इतने। दिस मीन इसके इक्वल या इससे ज़्यादा लोग क्या करते हैं? एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं। तो ये क्या होगा? हमारा नल हाइपोथेसिस। क्या होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70%। क्या कहला? तो इसके अगेंस्ट क्या होगा? लेसर देन 70%। वो क्या होगा? हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम नाम क्या देंगे? रिजेक्शन क्लेम का। मीन इस क्लेम के अगेंस्ट जो रिजेक्शन है वो क्या है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस। और जो बिजनेस का क्लेम है जिसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं उसे क्या नाम दिया जाता है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस का। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों यूज होता है? किसी बिजनेस के क्लेम को टेस्ट करने के लिए। लाइक एक रिसर्च बिजनेस है जो कहता है जी एटलीस्ट 70% लोग जो है वो क्या करते हैं? एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं। तो हमने इसे टेस्ट करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे नल हाइपोथेसिस, जिसको H0 से डिनोट किया जाएगा, और वो है क्या? एक्सेप्टेंस क्लेम ऑफ बिजनेस। एटलीस्ट 70% का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70%। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? उसके अगेंस्ट। मीन इस क्लेम की रिजेक्शन कहाँ पे हो सकती है? लेस देन 70% पे। ये बात समझ आती है? कैसे? अभी कैलकुलेट करेंगे।
नंबर टू कहता है जी आपने क्या करना है, आपने डिसाइड करना है क्या सिग्निफिकेंस लेवल, क्या डिसाइड करना है सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल में क्या होती हैं, दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉन्फिडेंस लेवल, और दूसरा होता है सिग्निफिकेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल एंड सिग्निफिकेंस लेवल। ये जो सिग्निफिकेंस लेवल है इसको डिनोट किया जाता है अल्फा से। तो कॉन्फिडेंस लेवल को किस चीज से डिनोट करेंगे, 1 माइनस अल्फा से। सिग्निफिकेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस लेवल। ये कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, एक बिजनेस ने, रिसर्च बिजनेस ने क्लेम किया कि एटलीस्ट 70% लोग क्या करते हैं, एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं। क्या कहलाता है, ये उसका लेवल है। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसके क्लेम का लेवल है। मीन इसे हम क्या नाम देंगे कि ये क्या है, क्लेम है या क्लेम की एक्सेप्टेंस है। और ये नॉर्मली कितना होता है, अबाउट 95%। नॉर्मली कितना होता है कॉन्फिडेंस लेवल, अबाउट 95%। मीन क्लेम एक्सेप्टेंस आप इसे कह सकते हो। मीन क्लेम की एक्सेप्टेंस का जो लेवल है उसे हम क्या नाम देंगे, कॉन्फिडेंस लेवल। तो सिग्निफिकेंस लेवल फिर क्या हुआ, क्लेम की रिजेक्शन का लेवल, क्लेम रिजेक्शन लेवल। और अगर कॉन्फिडेंस लेवल 95% है तो सिग्निफिकेंस लेवल कितना होगा, 5%। क्यों, टोटल 100% है। क्या ख्याल है। तो सिग्निफिकेंस लेवल को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, 1 माइनस अल्फा। 5% क्या है, 0.05। तो 1 में से उसे माइनस करेंगे, बाकी ये बन जाएगा 0.95। मीन 95% क्या होगा कॉन्फिडेंस लेवल, और 5% क्या बन जाएगा, सिग्निफिकेंस लेवल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों, हमने वो बेल शेप डायग्राम जो है उसके अंदर ये सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो यूज़ करना है अपना आंसर निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिफाइन करना है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है, बिजनेस का जो क्लेम है एटलीस्ट 70% लोग क्या करते हैं, एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70%। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, जब नल डिफाइन हो जाएगा तो उसका उल्ट, अगर वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70% है तो ये क्या होगा, लेस देन 70%। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंस लेवल डिफाइन करेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर ये हमें दिया होगा, आइदर सिग्निफिकेंस लेवल दिया होगा या फिर कॉन्फिडेंस लेवल दिया होगा। तो हम उसे क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे तो बाकी क्या आ जाएगा, सिग्निफिकेंस लेवल। नंबर 3 कहते हैं जी आपने आइडेंटिफाई करनी है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आइडेंटिफाई करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन। कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे यूज होगी, आइदर जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी और टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। आइदर जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी या फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। ये कैसे आइडेंटिफाई करनी है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। जी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो उसका फार्मूला है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एन अंडर रूट। जी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है क्या, एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट। एक्स बार क्या होगा, सैंपल का मीन, म्यू क्या होगा, पॉपुलेशन का मीन, सिग्मा क्या होगा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, और एन क्या होगा, सैंपल साइज। ये बात समझ आती है, क्या ख्याल है। इसका फार्मूला है जी डिस्ट्रीब्यूशन का। टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है वो है एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एन अंडर रूट।
मीन टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या यूज होगा, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या यूज होगा, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, जबकि जी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या यूज होगा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। कहां पे आपको जी अप्लाई करना है, कहां पे टी अप्लाई करना है, कहां पे जी अप्लाई करना है, कहां पे टी अप्लाई करना है। कहता है अगर तो ये सिग्मा क्वेश्चन में गिवन है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो फिर जी डिस्ट्रीब्यूशन ही आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। सिग्मा गिवन है तो जी डिस्ट्रीब्यूशन ही आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। और अगर ये सिग्मा मीन पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, तो फिर क्या करना है, आपने देखना है क्या ये n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30 है। अगर है तो फिर भी जी डिस्ट्रीब्यूशन। कहां पे जी डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे सिग्मा मीन पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो जी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ये गिवन नहीं है तो फिर क्या देखना है, क्या n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30 है तो फिर भी जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन फिर कहां पे यूज होगी, जहां पे सिग्मा गिवन नहीं है और n लेस देन 30 है। यहां पे सिग्मा गिवन नहीं है और n लेस देन 30 है। ये बात समझ आती है, लिख दो यहां पे। सो सिग्मा गिवन, तो उस सूरत में क्या है, जी क्या कहला, सिग्मा नॉट गिवन प्लस n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30, तो उस सूरत में भी क्या है, जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टी कहां पे है, टी कहां पे होगा, सिग्मा नॉट गिवन प्लस n लेस देन 30, तो उस सूरत में क्या होगी, टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात समझ आती है। तो अगर सिग्मा गिवन नहीं है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, तो फिर यहां पे यूज क्या करेंगे, सिग्मा तो है ही नहीं, तो फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन s यूज कर लेंगे। ठीक हो गया, तो फिर सिग्मा की जगह पे क्या यूज कर लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, जिसको s से डिनोट किया जाता है, वो यूज कर लेंगे। ये तो हमें पता है ना, पॉपुलेशन का मीन म्यू से डिनोट किया जाता है, सैंपल का मीन x बार से, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन s से, n सैंपल साइज होता है। क्या ख्याल है, तो हमने क्या बात की दूसरे केस में कि सिग्मा गिवन नहीं है और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है, तो जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। क्या ख्याल है, तो इधर फिर सिग्मा जब गिवन ही नहीं है तो क्या यूज करोगे, फिर s यूज करोगे, मीन क्या यूज करोगे, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करोगे। टी डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होनी है, जब सिग्मा भी नहीं है और n लेस देन 30 है, सिर्फ इस केस में टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होनी है, अदरवाइज जी यूज होनी है। क्या करें, नट शेल करें तो क्या हुआ, जब सिग्मा गिवन नहीं है और n लेस देन 30 है, तो उस सूरत में टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी, अदरवाइज क्या यूज होगी, जी डिस्ट्रीब्यूशन। सर जब दोनों के फार्मूला सेम है तो पंगा क्या है भाई, दोनों के टेबल डिफरेंट है और हमने वैल्यूज टेबल के अंदर से निकालनी है, तो सिर्फ वो टेबल का डिफरेंस है। फार्मूला तो देखेंगे दोनों के सेम है, यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्या कहला, लेकिन दोनों के टेबल डिफरेंट है। जी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल डिफरेंट है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में यूज किया, टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल डिफरेंट है। सबसे पहले हमें क्या करना है जी, डिफाइन करना है नल हाइपोथेसिस, मीन क्लेम बिजनेस का क्या है, कितने लेसर देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और उसके उल्ट जो है वो क्या होगा, हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। फिर हमने सिग्निफिकेंस लेवल देखना है, कितना है, नॉर्मली 5% होता है। क्या ख्याल है, जिसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल हो तो हम सिग्निफिकेंस लेवल निकाल लेंगे, बाकी जो बनेगा 100 में से। और फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हमें यूज़ करनी है, आइदर जी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन। और डिसीजन हमारा किस पे होगा, सिग्मा गिवन है या नहीं, और एन का साइज़ कितना है, मीन सैम्पल साइज़ कितना है। हाँ सिग्मा गिवन नहीं है, सैम्पल साइज़ भी लेस देन 30 है, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन।
अदरवाइज जी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक बात समझ आती है? नंबर 4 सो नंबर 4 हमने क्या करना है जी, हमने परफॉर्म करना है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या परफॉर्म करना है? टेस्ट स्टेटिस्टिक्स मीन हमने कैलकुलेट करना है क्या जी डिस्ट्रीब्यूशन या टी डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू फार्मूला। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स का मतलब क्या है? कैलकुलेट जी आर टी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 5 हमने क्या करना है जी, हमने एनालाइज करना है रिजल्ट्स को, आउटकम्स को। तो क्या करना है आपने? एनालाइज करना है आउटकम। कैसे? बाय कंपेयरिंग कैलकुलेटेड वैल्यू एंड टैबुलेटेड वैल्यू। हमने दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। कौन कौन सी वैल्यूज? एक कैलकुलेटेड वैल्यू और एक टैबुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है? जो आप यहाँ पे जी की वैल्यू फाइंड करोगे या टी की वैल्यू फाइंड करोगे इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली, वो क्या है? कैलकुलेटेड वैल्यू। टैबुलेटेड वैल्यू क्या है? आप कर्व, बेल शेप कर्व जो है, डायाग्राम जो है, इसके अंदर से आप टैबुलेटेड वैल्यू टेबल को देखते हुए निकालोगे बाय यूजिंग सिग्निफिकेंस लेवल। बाय यूजिंग सिग्निफिकेंस लेवल। और नंबर 6 आपने क्या करना है? कंक्लूड रिजल्ट कि आइदर वो जो कंपनी का क्लेम है वो ठीक है, मीन इट्स नॉट एक्सेप्टेड है, या फिर इट्स नॉट रिजेक्टेड है। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है क्या? किसी बिजनेस का, किसी पर्सन का क्लेम जो है उसे टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नॉर्मली किसी बिजनेस का क्लेम ही होता है। ठीक हो गया? बिजनेस ने कहा जी, रिसर्च बिजनेस ने कहा जी कि 70% एटलीस्ट 70% लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, तो हमने इसको टेस्ट परफॉर्म करना है। अब कैसे टेस्ट परफॉर्म करेंगे? पास लोगों से इन्फॉर्मेशन लेंगे, भाई कौन सा फ़ोन यूज़ करता है, कौन सा फ़ोन यूज़ करता है, तो वहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। या 100 का एग्जाम्पल लेके 100 लोगों को देखेंगे भाई कौन कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो उसमें से पता चल जाएगा इधर 70% इससे कम यूज़ कर रहे हैं या इससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। क्या ख्याल है? तो वो जो सैम्पल है वो क्या है? एन होगा। वो जो 100 का हमारे पास रिजल्ट आया उसका कोई मीन भी होगा, उसका कोई स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा। क्या ख्याल है? पॉपुलेशन का भी कोई मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो फार्मूला में हम पुट करेंगे तो जी की वैल्यू निकल आएगी, और एंड पे हम देख लेंगे कि आइदर ये एच नॉट कंपनी का क्लेम ठीक है या नहीं है। लेकिन कैसे? ये हमें 6 स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे। नंबर 1 हमें नल हाइपोथेसिस मीन एक्सेप्टेंस क्लेम और अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्शन क्लेम देखना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस लेवल हमें देखना पड़ेगा, जिसमें कंपनी जिसका क्लेम है वो क्या होता है? कॉन्फिडेंस लेवल नॉर्मली 95% होता है, 99% भी हो सकता है, 94% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है। हमें क्या मेनली देखना है? सिग्निफिकेंस लेवल वो कितना है, जिसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। इसे क्या नाम दिया जाता है? रिजेक्शन क्लेम। क्यों? हमने क्या करना है? ये यूज़ करना होता है टैबुलेटेड वैल्यू में। ठीक हो गया? उसके बाद हमने क्या करना है जी? आइडेंटिफाई करनी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, जी है या टी है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने क्या करना है? जी या टी डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन करनी है डेटा के अकॉर्डिंगली। फिर हमने क्या करना है? ये कैलकुलेशन से हमारे पास आएगी कैलकुलेटेड वैल्यू, उसको हमने कंपेयर करना है टैबुलेटेड वैल्यू। टैबुलेटेड वैल्यू कैसे? उस डायग्राम से हम निकालेंगे, उसमें जी टेबल यूज़ करेंगे। जी टेबल को यूज़ करते हुए उस डायग्राम की हम वैल्यू निकालेंगे और फिर कंपेयर करते हुए हम आउटकम को एनालाइज करेंगे। क्या ख्याल है? कैसे एनालाइज करेंगे? देखेंगे कि आइदर एक्सेप्टेंस एरिया में आंसर आ रहा है क्लेम या फिर रिजेक्टेड एरिया में आ रहा है। कैसे हम आउटकम को देखेंगे? कैसे हम देखेंगे?
एक्सेप्टेंस एरिया या फिर रिजेक्शन एरिया। और फिर हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे रिजल्ट्स को। ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये होता है हमारा रिजेक्शन एरिया, और ये जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है ये होता है हमारा एक्सेप्टेंस एरिया। कैसे, अभी थोड़ी देर में देखते हैं, अभी सिर्फ लिख लो, क्यों क्वेश्चन करने के बाद आपको पता चलेगा हाँ ये बात ठीक थी। नल हाइपोथेसिस का ही जो लेवल है वो कॉन्फिडेंस लेवल है, और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो क्या है, रिजेक्शन, तो उसका लेवल क्या होगा, सिग्निफिकेंस लेवल। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेंस ऑफ क्लेम है, और कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ क्लेम। कैसे भी देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 17 मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 17 मिलेगा। जी क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। बल्कि क्वेश्चन में जाने से पहले एक छोटी सी मेरे साथ ज़रा डिस्कशन करते हैं। हाँ इधर ज़रा, तो 2-3 छोटी छोटी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 1, एग्जांपल 1 क्या कहती है, एग्जांपल 1 कहती है जी, एक कंपनी कह रही है कि कार फ्यूल टैंक, एक दफ़ा कार का अगर फ्यूल टैंक हम भरवा लें, रन एट लीस्ट 1000 किलोमीटर ऑन एवरेज। ये कंपनी है, सपोज उसका नाम है, होंडा तो नहीं हम कह सकते, टोयोटा कह लेते हैं। टोयोटा कहती है जी कि हमारी कार का फ्यूल टैंक अगर आप फुल करवा लें तो 1000 किलोमीटर ऑन एवरेज उसे चल जाता है। हाइब्रिड गाड़ी की बात हो रही है, पेट्रोल गाड़ी की बात नहीं हो रही। पेट्रोल गाड़ी तो शायद 400 बड़ी मुश्किल से करती है। तो कार फ्यूल टैंक एटलीस्ट 1000 किलोमीटर ऑन एवरेज चलता है। इसके ज़रा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बता दोगे मुझे, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। H नॉट नल हाइपोथेसिस है। क्या कह रही है कंपनी कि ऑन एवरेज, ऑन एवरेज, एवरेज क्या होती है, मीन होता है। क्या कहला है कि ऑन एवरेज फ्यूल टैंक कितना चलता है, एटलीस्ट 1000, एटलीस्ट 1000, दिस मीन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1000। एटलीस्ट 1000 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1000। तो हम क्या कहेंगे, म्यू इज इक्वल टू, या म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1000 किलोमीटर, म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू लेस देन 1000 किलोमीटर, म्यू लेस देन 1000। क्या कहना। अब अगर सपोज कंपनी का कॉन्फिडेंस लेवल 95% है और सिग्निफिकेंस लेवल कितना होगा, 5%। सो नीचे 2 एग्जांपल्स और भी मैं डिस्कस करूंगा, सब में सिग्निफिकेंस लेवल हमने जो है वो कह दिया जी कितना है, 5% है। ठीक हो गया। अब अगर हमने इसकी प्लॉटिंग करनी है, किसके ऊपर, बेल शेप डायग्राम के ऊपर। क्यों, सी टेबल यूज़ करना अगर हमने हो तो उसके लिए जी टेबल का, जी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम यूज़ करेंगे, जिसे बेल शेप डायग्राम का नाम दिया जाता है। सपोज ये है वो बेल शेप डायग्राम, सीधी लाइन,
इसके बीच में ये होता है मीन। 50% एरिया इधर होता है, 50% एरिया इधर होता है। ठीक हो गया। सिग्निफिकेंस लेवल कितना है? 5%। आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस, सिग्निफिकेंस लेवल किसका है? नल हाइपोथेसिस का है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस का है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस का। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को आपने देखना है लेस देन है या ग्रेटर देन है। लेस देन है या ग्रेटर देन है? लेस देन है तो पी फंक्शन यूज होता है या आर फंक्शन यूज होता है? पी फंक्शन यूज होता है, और पी फंक्शन इस साइड पे होता है। क्या ख्याल है? तो आपने क्या करना है, इसकी प्लॉटिंग करनी है यहाँ पे। और ये क्या है? ये है 5% सिग्निफिकेंस लेवल। तो पीछे यहाँ पे कितना बच गया? 45%। और इधर कितना है? 50%। यहाँ तक बात समझ आती है? तो इसे हम इस तरह से प्लॉटिंग करेंगे कि इसके ऊपर बेल शेप कर्व के ऊपर। मीन सिंपल एक एग्जांपल थी हमारे पास कि एक कंपनी का क्लेम है, इसका टोयोटा का, कि हमारी कार एटलीस्ट 1000 किलोमीटर ऑन एवरेज चलती है, ऑन एवरेज चलती है। तो इसका नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। और अगर बेल शेप कर्व के ऊपर हमने प्लॉटिंग करनी है तो लेस देन है तो लेफ्ट साइड पे, ग्रेटर देन होता अल्टरनेट हाइपोथेसिस तो राइट साइड पे। लेस देन है तो लेफ्ट साइड पे, क्यों? लेस देन पी फंक्शन और पी इधर होता है, और ग्रेटर देन क्या होता था? आर फंक्शन और आर किधर होता था? इधर होता था। तो फिर हम प्लॉटिंग यहाँ पे करेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 5% होता तो फिर यहाँ पे प्लॉटिंग करते हैं। ये 45% और ये सारा का सारा 50% बचता है। यहाँ तक बात समझ आती है? एग्जाम्पल 2 लिखें। एग्जाम्पल 2 लिखें। इसके अंदर ये हमारा क्या है? ये वाला एक्सेप्टेंस एरिया है। क्या ख्याल है? एक्सेप्टेंस एरिया है ये सारा का सारा। 95% कॉन्फिडेंस लेवल। ये सारा का सारा एरिया क्या है? 95% कॉन्फिडेंस लेवल। और ये 5% क्या हो गया? रिजेक्शन एरिया। ये क्या है? रिजेक्शन एरिया। तो अगर एग्जामिनर कहे कि आप एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन एरिया शेड करें तो भी आप कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं। क्या ख्याल है? ये सारा का सारा क्या है? रेड क्या होता है? खतरा, रिजेक्शन एरिया। एक एग्जाम्पल 2 लिखें प्लीज। एग्जाम्पल 2 लिखें। कार फ्यूल टैंक मैक्सिमम रन 1000 किलोमीटर ऑन एवरेज। एग्जाम्पल 2। कार फ्यूल टैंक मैक्सिमम रन 1000 किलोमीटर ऑन एवरेज। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस और एरिया शेड करके देंगे मुझे जरा। क्या बनेगा नल हाइपोथेसिस? मैक्सिमम मीन इतना या इससे नीचे ही चलेगा तो हम क्या कहेंगे? म्यू इज लेसर देन आर इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो H1 क्या हो गया? म्यू ग्रेटर देन 1000 किलोमीटर। अब इसकी अगर हम प्लॉटिंग करने की तरफ जाएं तो ये हमारे पास मीन आ गया सेंटर में, ग्रेटर देन है H0 कि H1 को देखेंगे ग्रेटर देन है रिजेक्शन एरिया। क्यों? सिग्निफिकेंस लेवल हमने देखना है कितना 5% है, तो कहाँ पे आएगी? यहाँ पे। क्या ख्याल है? और ये हमारा क्या है? 5% रिजेक्शन एरिया। क्या ख्याल है? और ये 45% और 50%, ये सारा हमारा क्या है? एक्सेप्टेंस एरिया।
ठीक हो गया। एग्जाम्पल 3 लिखें प्लीज। एग्जाम्पल 3, कार फ्यूल टैंक रन exactly 1000 kilometer on average. Car fuel tank run exactly 1000 kilometer on average. What is H naught and H1? म्यू इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, क्या ख्याल है? तो ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट इक्वल टू 1000 किलोमीटर। अब देखिएगा नॉट इक्वल टू 1000 किलोमीटर का मतलब क्या है? लेस देन 1000 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1000 भी हो सकता है। मीन इसके अंदर क्या आ गई, दो ऑप्शन आ गई। मीन इसका मतलब क्या है कि लेस देन 1000 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1000 भी हो सकता है। मीन दो अल्टरनेट हमारे पास हाइपोथेसिस में क्या आ गई, दो ऑप्शंस आ गई। जब दो ऑप्शंस आ जाएं तो इसे नाम दिया जाता है टू टेल डिस्ट्रीब्यूशन का। कौन सी? टू टेल। ये सारी ऊपर वाली दोनों क्या थी, वन टेल। ये भी क्या थी, वन टेल। ये क्या आ गई, टू टेल। टू टेल का मतलब क्या है कि इसके ऊपर दो अब जी पॉइंट बनेंगे, इसके ऊपर दो जी पॉइंट बनेंगे। कैसे देखिएगा जरा, ये बीच में हमारे पास जीरो मीन मीन है। अब इस केस में मुझे बताइएगा 1 माइनस अल्फ़ा जो है वो कितना है, 95% है। अल्फ़ा कितना है, 5% है। और जब टू टेल आ गई तो आपने क्या करना है, अल्फ़ा बाय 2 निकालना है, जो कितना आ गया 2.5%। लेसर देन बी और ग्रेटर देन बी, क्या कह रहा है? तो लेसर देन भी कितना होगा 2.5% और ग्रेटर देन भी कितना होगा 2.5%। लेसर देन भी कितना होगा 2.5% और ग्रेटर देन भी कितना होगा 2.5%। कहाँ पे? जहाँ पे आपका नल हाइपोथेसिस इक्वल टू है और अल्टरनेट नॉट इक्वल टू है। दिस मीन ये क्या है, टू टेल है। दूसरे में प्लॉटिंग हमारी जो है वो दो जी पॉइंट आएंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेकिन सिग्निफिकेंस लेवल को हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करके देखना पड़ेगा कितना लेफ्ट साइड पे है और उतना ही राइट साइड पे होगा। क्या कहला है? दिस मीन ये भी हमारा रिजेक्शन एरिया है। क्या ख्याल है? ये भी हमारा रिजेक्शन एरिया है और ये सारा हमारा क्या है, एक्सेप्टेंस एरिया। ये कितना है 47.5%, 47.5%। क्या ख्याल, यहां तक बात समझ आती है? जी टेबल आपके पास है, मुझे पता चला जी टेबल आपके पास है, मुझे पता चला जी टेबल आपके पास है। नहीं है तो मोबाइल में होगा कहीं पे, देखें ज़रा निकालें, मुझे चाहिए जी टेबल, मुझे चाहिए आपके पास। ये है। जी जी टेबल आपको मिल गया, जी टेबल मिल गया। अब हमने क्या करना है, इस केस में ये पॉइंट आइडेंटिफाई करना है क्या है। इस केस में ये पॉइंट, इस केस में ये पॉइंट और इन केस में ये दो पॉइंट आइडेंटिफाई करने क्या क्या, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे देखिएगा जरा। रिजेक्शन एरिया था कितना 5%, ये कितना एरिया है एक्सेप्टेंस वाला इस हाफ के अंदर 45%।
45% को मैं 0.45 कह सकता हूँ, क्या कह रहा है? इस टेबल के अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, उसमें से जाके सिर्फ 0.45 आपने आइडेंटिफाई करना है। कहाँ पे है 0.45? कहाँ पे है 0.4505? कहीं पे मिले रहा है शायद 0.45, 0.4505। क्या बन रही है वैल्यू? 1.65, 1.65। दिस मीन यहाँ पे जी पॉइंट क्या है 1.65। जी पॉइंट क्या है 1.65। ये हमें क्यों करना पड़ेगा? ये जो टेबुलेटेड वैल्यू थी ये निकालने के लिए, कैलकुलेटेड वैल्यू तो फार्मूला से निकालेंगे, क्या ख्याल है? टेबुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखना है रिजेक्शन एरिया कितना है, सिग्निफिकेंस लेवल कितना है, 5% है, तो ये पीछे कितना बच गया 45%, क्या ख्याल है? तो हमने क्या करना है 0.45 टेबल में जाके देखना है और उसका देखना है रो कौन सी है 1.6 और कॉलम कौन सा है 0.05, तो हमने मिलाया तो क्या बन गया 1.65। ठीक हो गया? अब इसमें बताइएगा मुझे, इसमें भी वही आएगा, क्या ख्याल है 0.45 है तो इधर भी क्या आएगा 1.65, लेकिन ये पॉजिटिव है, इसके इस तरफ वाला एरिया नेगेटिव होता है तो इसे हम क्या लिखेंगे -1.65। क्यों? राइट साइड पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड क्या होती है नेगेटिव, क्या ख्याल है? तो इसमें तो ठीक है पॉजिटिव 1.65 है, लेकिन इसमें जो वैल्यू आएगी उसे हम साथ क्या सिंबल लगाएंगे, कौन सा? नेगेटिव का, माइनस का। ये बात समझ आती है? इसमें हाफ एरिया को देखना है, पूरा नहीं, हाफ एरिया को देखना है, कोई भी एक हाफ एरिया देख लें और वो क्या है 0.475। 0.475 देखिएगा कहीं पे है 0.475, 0.475, 1.96 में पूरा ही मिल रहा है, पूरा ही मिल रहा है 1.96 में। दिस मीन इधर तो हम लिख देंगे 1.96 पॉजिटिव, तो इधर क्या लिखेंगे -1.96। क्या ख्याल है? इस एग्जाम्पल से हम क्या देख रहे हैं कि टैबुलेटेड वैल्यू हमने कैसे निकालनी है। एग्जाम्पल से एक तो हम अपनी हाइपोथेसिस देख रहे हैं, नल अल्टरनेट कैसे बनाने हैं, दूसरा हम देख रहे हैं कि हमने टैबुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, बेल शेप कर्व को और जी टेबल को यूज़ करना है, और वो हम कैसे निकाल रहे हैं, सिर्फ वो सीखा हमने। यहाँ तक बात समझ आती है? चलें आगे। हाँ है, लेकिन हमने हाफ में देखना होता है, जिस तरफ हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है उसमें हाफ में देखना होता है, या तो फिर वो पूरा देख के उसमें से फिर हमें क्या करना पड़ेगा 0.5 में से उसे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन हम क्या कर रहे हैं एरिया ही हाफ वाला देख रहे हैं, जिस तरफ टेल है सिर्फ उस वाला एरिया देख रहे हैं। अब आ जाए क्वेश्चन 17 में। ये क्वेश्चन में बताई होगी, ये क्वेश्चन में बताई होगी 1% भी हो सकती है, 6% भी हो सकती है, 10% भी हो सकती है, क्या ख्याल है? हम उसके अकॉर्डिंग भी देख लिया करेंगे कि अगर 10% है तो फिर रिमेनिंग क्या है 40%, 0.40, 6% है तो रिमेनिंग क्या होगा 44%, तो 0.40, 0.44 देखेंगे, क्या ख्याल है? अभी करते हैं क्वेश्चन 17 में आ जाएं प्लीज़, आप क्वेश्चन 17 में आ जाएं प्लीज़। क्वेश्चन 17 कहता है द परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन हु यूजेस एंड्रॉयड फोन इज मोर देन 75%, इज नो मोर देन 75%। द परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, इन एग्जांपल्स में क्या थी एवरेज, तो हम यूज कर रहे थे क्या म्यू, और जब परसेंटेज आ जाए तो हम इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे प्रपोर्शन, मीन म्यू की जगह पे क्या लिख देंगे सिर्फ प्रपोर्शन लिख देंगे, बात सिर्फ इतनी सी है, क्या ख्याल है? अगर एवरेज हो तो फिर म्यू मीन, और अगर पोर्शन है परसेंटेज है तो हम क्या यूज करेंगे पी मीन प्रोपोर्शन। सो द परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन हु यूजेस एंड्रॉयड फोन इज नो मोर देन 70%, मतलब क्या हुआ 70% से कम या इसके इक्वल ही है, मीन लेस देन और इक्वल टू 70% है, लेस देन आर इक्वल टू 70% है, 75%। तो नल हाइपोथेसिस हमारा लेस देन और इक्वल टू 75%, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बन जाएगा ग्रेटर देन 75%।
A researcher disagree with the value and decide to survey 100 people, asking them if they use Android phone. State the null and alternate hypothesis. Also shade the area of rejection and area of acceptance taking significance level of 6%. यही काम करना है आपने, क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस डिफाइन करना है और उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का एरिया जो है वो प्लॉट आउट करना है। गुड लक एवरीबॉडी, ट्राई करेंगे ज़रा। सो क्या बनेगा क्वेश्चन 17 का नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा? प्रोपोर्शन नो मोर देन 75%, दिस मीन लेस देन आर इक्वल टू 75% है 75%। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बन जाएगा? प्रोपोर्शन ग्रेटर देन 75%। क्या ख्याल है? उसके बाद क्या करना है? एरिया शेड करना है एक्सेप्टेंस का और रिजेक्शन का। सेंटर ग्रेटर देन, क्या ख्याल है? दिस मीन राइट साइड पे आएगा, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि 1 माइनस अल्फ़ा जो है वो है 94% और अल्फ़ा आपका कितना है 6%। तो यहाँ पे आएगा, क्या ख्याल है? ये क्या है 6% है और ये क्या है 50% ये और 44% ये। तो ये सारा आपका क्या है एक्सेप्टेंस एरिया और ये क्या है रिजेक्शन एरिया। किसी एक को प्लॉट कर दो, क्या ख्याल है? सपोज हम ये कह देते हैं जी ये हमारा क्या है रिजेक्शन एरिया। उसने टैबुलेटेड वैल्यू तो नहीं आपसे निकलवाई ना? तो नहीं निकालनी, बस ठीक है, जितना पूछा उतना काम करो। हाँ, क्वेश्चन 18 का भी आंसर दे दें ऐसे मुझे। क्वेश्चन 18 का भी आंसर दे दें प्लीज़। वन टेल है टू टेल है? वन टेल है टू टेल है। Nestle Limited manufactures cereal box with an average weight of 500 grams, with an average weight of 500 gram. At least, at most, ऐसी कोई बात उसने नहीं की। Average weight of 500 grams. क्या ख्याल है? An engineer believes that average weight to be different. मीन 500 ग्राम नहीं है, मीन इससे कम या ज़्यादा है। क्या ख्याल है? तो अल्टरनेट क्या हो गया? नॉट इक्वल टू। इससे भी पता चल गया कि पहला इक्वल टू है और अल्टरनेट नॉट इक्वल टू है। हाँ, उसने भी ये नहीं कहा कि इससे ज़्यादा है, नहीं इससे कम है, नहीं, उसने कहा इतना नहीं है। एंड डिसाइड टू कैलकुलेट द एवरेज वेट ऑफ 50 सीरियल बॉक्सेस, state the null and alternate hypothesis, also shade the area of rejection and area of acceptance taking significance level of 10%. So question 18
नल हाइपोथेसिस है हमारा क्या, म्यू इक्वल टू कितना 500 ग्राम्स, क्या कह रहा है, तो H1 क्या हो गया हमारा, म्यू नॉट इक्वल टू 500 ग्राम्स। हाँ एवरेज, उसने एवरेज की बात की है, प्रोपोर्शन की बात नहीं की, परसेंटेज की बात नहीं की, इसलिए हम पी नहीं म्यू यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने डिफाइन कर लिया जी कि ये टू टेल है क्योंकि नॉट इक्वल टू आ गया। तो 1 माइनस अल्फ़ा जो है हमारा वो कितना है 90%, अल्फ़ा हमारा जो है वो है 10%, सो अल्फ़ा बाय 2 कितना होगा 5%। सो ये हमारा बना जी बेल शेप कर्व, इसके अंदर ये है मीन और यहाँ पे है हमारे पास 5% एरिया ये, और यहाँ पे हमारे पास 5% एरिया ये, और ये क्या है एरिया ऑफ रिजेक्शन, और ये भी क्या है एरिया ऑफ रिजेक्शन, और ये क्या है एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस। इसको शेड कर दो, इसको शेड कर दो, क्या ख्याल है, इजी पीजी। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 खुद से कर दें प्लीज। Question 19, Mr. Naveed, the principal of college, believes that at least 80% of students will complete chartered accountancy। क्यों, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, उसने कहा हमारे कॉलेज में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, तो एटलीस्ट 80% स्टूडेंट जो है वो सीए बन जाएंगे, एटलीस्ट 80% स्टूडेंट सीए बन जाएंगे। क्या कह रहा है, मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80% नल हाइपोथेसिस। हाँ, a student disagree with this value and decide to conduct a test। तो बाकी स्टूडेंट था कोई, उसने कहा क्या बात कर रहे हैं सर आप, मेरी तो ऐसी हालत नहीं है कि मैं 80% में आ सकूं। So state the null and alternate hypotheses, also shade the area of rejection and area of acceptance taking significance level of 5। क्या कह रहा है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा नल हाइपोथेसिस है, लेस देन हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, तो शायद ये इस तरह से बन जाएगा। हाँ इस तरह से बन जाएगा, इधर आ जाएगा प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे, प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे या मीन यूज़ करेंगे, प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे, और प्रोपोर्शन जो है वो हमारा H0 बन जाएगा P ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80%। क्या ख्याल है, और ये लेस देन 80%, और उसके बाद ये इस तरह से प्लॉटिंग कर देंगे। इजी, गेम ऑन करो, चलिए आप गेम ऑन करते हैं। क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20 देखिएगा ज़रा, अब हमारे वो स्टेप्स की बातें आ गई। सो ये हो गई कहानी ख़त्म। बी केयरफुल, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आएगा तो रिग्रेशन और हाइपोथेसिस पे ही आएगा, और हमारे मॉडल पेपर के अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्वेश्चन है, एमसीक्यूज भी है, एक एमसीक्यू भी है रिग्रेशन के ऊपर, एक क्वेश्चन भी है। करेंगे 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 करेंगे, सीख रहे हैं इसलिए तो सीख रहे हैं, इसलिए इतना टाइम लगा रहे हैं, 5 लेक्चर हमने इस चैप्टर पे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, कोई वजह है तो लगा रहे हैं। 5 से 10 नंबर पेपर में आएंगे यहाँ पे, बल्कि आज तो आई कैप ने जो है वो एक सिलेबस गाइडेंस क्लैरिटी दी है, उसके अंदर चैप्टर 10 में कुछ छोटे छोटे मसले थे तो उसके ऊपर उसने क्लैरिटी दे दी है।
कुछ फार्मूलाज रिग्रेशन के बुक में कुछ और यूज़ हुए हैं, हम कुछ और यूज़ कर रहे थे, तो उसने कहा कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। काई स्क्वायर मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन है, सिलेबस के अंदर कहीं पे नहीं लिखा हुआ था काई स्क्वायर भी है, तो उसने क्लैरिटी दे दी कि काई स्क्वायर है, सिलेबस में टेस्ट होगा। ठीक हो गया। कल पढ़ेंगे काई स्क्वायर क्या हो गया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा इजी है ये। आज समझ आ गया तो काई स्क्वायर कुछ भी नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा प्लीज। एंग्रो लिमिटेड बिलीव their machine is set to fill urea boxes with a mean weight of 500 grams of urea per box. So एंग्रो लिमिटेड की बिलीव है कि उनके बॉक्स जो है वो with a mean weight of average weight of 500 ग्राम of यूरिया पर बॉक्स फिल करती है उसकी मशीन। The standard deviation is known to be 25 grams. A random sample of 100 filled boxes is taken and the mean weight of urea per box is 504 ग्राम। तो आपने एक 100 का बॉक्सेस का सैंपल लिया और चेक किया कि मशीन जो है वो 504 ग्राम जो है वो पर बॉक्स फिल कर रही है। क्या ख्याल है? मीन 500 से ज़्यादा कर रही है, 500 से ज़्यादा कर रही है ना। Is there any reason to believe that machine overfilling the box with 95% level of confidence? Mean 5% level of significance. मेनली यहाँ पे होना क्या चाहिए था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होना चाहिए था ना। क्यों? आप तो बात कर रहे हो किसकी, नल की नहीं, अल्टरनेट की बात कर रहे हो। इज देयर एनी रीजन टू बिलीव दैट मशीन ओवरफिलिंग द बॉक्स। ये लास्ट लाइन किसकी है, नल हाइपोथेसिस की है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस की है? अल्टरनेट की। और अल्टरनेट उसने बता दिया ओवरफिलिंग मीन ग्रेटर, तो फिर नल हाइपोथेसिस आपका क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू। क्या कह रहा है? तो फिर नल हाइपोथेसिस आपका क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू। सो हमारे पास उसने क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यूज भी दे दी हैं, क्वेश्चन के अंदर उसने सारी वैल्यूज भी दे दी हैं। अब हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्यों उसने हमसे ये रिजल्ट्स मांग लिया है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस डिफाइन करना पड़ेंगे, जब भी हम करना सीख चुके हैं। क्या ख्याल है? एच नॉट इज इक्वल टू व्हाट, म्यू लेस देन आर इक्वल टू कितना, 500 ग्राम्स, और H1 म्यू ग्रेटर देन 500 ग्राम्स। ठीक हो गया, ये बात है। नंबर 2, सिग्निफिकेंस लेवल क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सिग्निफिकेंस लेवल क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सर कितना गिवन है? 5% है। साथ कुछ और वैल्यूज भी गिवन है। ठीक है, साथ कुछ और वैल्यूज भी गिवन है। म्यू हमें गिवन है कितना, 500। एक्स बार हमें गिवन है कितना, 504। स्टैंडर्ड डेविएशन में गिवन है कितना, कम ऑन, 25। एन हमें गिवन है कितना, 100। और सिग्निफिकेंस लेवल हमारे पास जो है वो अल्फा है कितना, कितना, 5%। क्या कहला? उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, जी डिस्ट्रीब्यूशन है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन है? कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है सर? जी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? सिग्मा गिवन है पॉपुलेशन का। क्या कहला है? तो क्या करो, जी कैलकुलेट कर लो। जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। क्या कहला है? सो एक्स बार हमारे पास है कितना, 504 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 25 ओवर 100 अंडर रूट। तो प्लीज़ मुझे जी की वैल्यू दे देंगे। 1.6 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 1.6। अब टैबुलेटेड वैल्यू भी वेरीफाई कर लो कितनी है। कर्व आहिस्ता आहिस्ता बनाना आ रहा है मुझे, आप लोग भी 5-6 बनाओगे तो बनाना आ जाएगा। पहले 1-2 टेढ़े मेढ़े बनेंगे, क्योंकि हम खुद लोग टेढ़े मेढ़े होते हैं, टाइम लगने के साथ सीधे हो जाते हैं।
ग्रेटर देन इक्वल लेसर देन, ग्रेटर देन किस साइड पे, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड, कितना 5%। तो रिमेनिंग क्या बचा 45%। 45% अभी थोड़ी देर पहले हमने टेबल से वैल्यू देखी थी, मेरा नहीं ख्याल दोबारा देखने की जरूरत है, कितनी थी 1.65, और ये वैल्यूज आपको रटा लग जाएंगी, क्यों 5%, 5%, 5% ही होगा, 2.5% होगा तो 1.96 होगा, 5% होगा तो 1.65, 64 भी वैसे एक्सेप्टेबल है। ठीक हो गया। सो अब आपने क्या करना है, ये आपकी जी की वैल्यू आ गई है 1.65, ये आपका रिजेक्शन एरिया है, ये आपका एक्सेप्टेंस एरिया है। अब आपने देखना है ये 1.6 कहाँ पे फॉल कर रहा है, ये 1.6 कहाँ पे फॉल कर रहा है, 1.6 यहाँ पे फॉल कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, वो भी पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो आइदर 1.65 के बाद फॉल कर रहा है या पहले फॉल कर रहा है, पहले फॉल कर रहा है, यहाँ पे फॉल कर रहा है 1.6। एक्सेप्टेंस एरिया में या रिजेक्शन एरिया में, एक्सेप्टेंस एरिया में, एक्सेप्टेंस एरिया में, एक्सेप्टेंस एरिया में फॉल कर रहा है 1.6, तो हम क्या कहेंगे, H नॉट इज एक्सेप्टेड। H नॉट इज एक्सेप्टेड। क्या ख्याल है, मतलब क्या हुआ, मशीन नॉट ओवर फिलिंग द बॉक्सेस। अगर H1 एक्सेप्ट होता है यहां पे तो हम कहते हैं कि यस मशीन ओवर फिलिंग द बॉक्सेस। H नॉट एक्सेप्ट हुआ है तो हम क्या कहेंगे, मशीन नॉट ओवर फिलिंग द बॉक्सेस, देयरफॉर machine not overfilling। सर इक्वल का लेंगे, ये क्वेश्चन आपको बता रहा है जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस था उसका एक तो आंसर भी ग्रेटर आया, और दूसरा उसने जो आपसे रिक्वायर किया वो भी क्या किया है कि आपने क्या बिलीव रीज़न के साथ आपने बताना है कि क्या वाकई ओवर फिलिंग कर रही है नहीं कर रही, अंडर की बात नहीं हुई। क्या कह रहा है, उससे इंडिकेशन मिली कि हाँ अल्टरनेट जो है वो क्या है, ग्रेटर है, तो वो फिर क्या हुआ, लेस देन आर इक्वल टू। और वैसे भी उसने बात की थी कि विद द मीन वेट ऑफ, एवरेज वेट ऑफ 500 ग्राम्स, मीन लेस देन आर इक्वल टू। ठीक हो गया, चले आगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपको आ गई है, क्वेश्चन 21 आप मुझे सॉल्व करके देने लगे हैं, पता चला आपको, क्वेश्चन 21 आप मुझे सॉल्व करके देने लगे हैं। Question 21. Anhar Limited has a machine that dispenses 80 milliliter of milk in a bottle. An employee believes that the average amount of milk is not 80 milliliter. वो कह रहा है कि इक्वल नहीं है, कंपनी का क्लेम है कि इक्वल है, लेस देन ग्रेटर देन की बात नहीं आई। क्या कह रहा है, सो व्हाट इज आवर नल हाइपोथेसिस, म्यू is equal to 80 milliliter, and what is alternate hypothesis, mu not equal to 80। this mean ये टू टेल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, टू टेल आ गई सर, क्या ख्याल है, ओके जी कैलकुलेट करते हैं। हाँ
So using 40 sample he measures the average. So एक एम्प्लॉय जिसने कहा कि नहीं है, तो he measures the average using 40 sample amount dispensed by the machine to be 78 milliliter. तो 40 n है, 78 क्या है, x बार है, और 2.5 क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन है। क्या ख्याल है किसका, पॉपुलेशन का या सैंपल का? सैंपल का। तो हमारे पास क्या है, म्यू जो है वो 80 है, x बार जो है वो 78 है, और हमारे पास s कितना है 2.5, और n कितना है 40, और ग्रेटर देन चूँकि 30 है। आगे देखते हैं। स्टेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस एट 5% कॉन्फिडेंस लेवल। 5% कॉन्फिडेंस लेवल नहीं, इसको प्लीज़ 95% कॉन्फिडेंस लेवल करें। इसको 95% कॉन्फिडेंस लेवल या 5% सिग्निफिकेंस लेवल कर लें। इज देयर इनफ एविडेंस टू सपोर्ट द आइडिया दैट द मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो आपने बताना है कि मशीन जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है, नहीं कर रही, मीन 80 मिलीलीटर ही डिस्पेंस कर रही है बोतल में या फिर नहीं कर रही। तो क्या करेंगे हम, जी कैलकुलेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई होगी, जी है, क्या ख्याल है, तो जी कैलकुलेट करेंगे। जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एन अंडर रूट। एक्स बार 78 है, म्यू 80 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 है, और इंटू अंडर रूट आपने डिवाइडेड बाय अंडर रूट कितने का लेना है 40 का। तो मुझे जी की वैल्यू बता देंगे, माइनस 5.606 माइनस 5.06। तो हम आगे कहाँ पे, अल्फ़ा कितना है 5%, तो 2 टेल है, सो अल्फ़ा बाय 2.5%। सो ये मीन आ गया आपका, इधर 2.5% एरिया आ गया और इधर 2.5% एरिया आ गया, तो बीच में 47.5%, 47.5%। तो टेबल से देखोगे जी पॉइंट कहाँ का, 47.5%, 0.475 कितना 1.96। इधर पॉजिटिव आ गया और इधर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। तो माइनस 5.06 इधर देखोगे, उस साइड पे देखोगे, उस साइड पे। अब मुझे बताना है यहाँ पे फॉल कर रहा है, यहाँ पे फॉल कर रहा है, बीच में जीरो है, बीच में जीरो है, तो कहाँ पे फॉल कर रहा है, माइनस 5.6 यहाँ पे फॉल कर रहा है। क्या कह रहा है, जीरो के बाद क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, -5। हाँ, बात समझ आती है। Therefore, H naught is rejected. Mean machine not dispensing 80 milliliter in a bottle. Machine not dispensing 80 milliliter in a bottle. क्या कह रहा, बात समझ आती, चीज़ें पिक हो रही हैं। क्वेश्चन 22 का आंसर देने पर जी, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे ये थी सिंगल पॉपुलेशन।
अब क्वेश्चन में आ गई है डबल पॉपुलेशन। सिंगल पॉपुलेशन में जी का फार्मूला ये था, ये किस लिए था? सिंगल पॉपुलेशन के लिए। और अगर डबल पॉपुलेशन हो जाए तो जी का फार्मूला चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 मीन ऑफ पहला सैंपल माइनस मीन ऑफ दूसरा सैंपल माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2, बात वही है, एक्स बार माइनस म्यू। देखो क्या, लेकिन हमने क्या कर लिया, एक्स बार की जगह पे डिफरेंस ले लिया एक्स बार का और म्यू की जगह पे डिफरेंस ले लिया म्यू का, डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 डिवाइडेड बाय n2, होल अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 डिवाइडेड बाय n2। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आएगा, क्यों? यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ किया था और उस पर रूट नहीं था। यहाँ पे जब अंडर रूट लगा है तो ये क्या बन जाएगा? वेरिएंस बन जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपके पास होंगे तो उसका स्केयर लेके वेरिएंस निकल आएगा। क्या कह रहा, बात समझ आती है? अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 22। जी, Fauji fertilizer claim that the average yield of wheat of category A exceed the average yield of category B by at least 12% bushels per acre। Fauji fertilizers की बिलीव हैं क्या कि एवरेज वीट कि एवरेज यील्ड ऑफ कैटेगरी ए वीट जो है वो ज़्यादा है, क्या ख्याल है, एक्सीड्स द एवरेज यील्ड ऑफ कैटेगरी बी बाय एट लीस्ट 12 बुशीज पर एकड़, एट लीस्ट ग्रेटर देन आर इक्वल टू, क्या ख्याल है? इसका मतलब क्या हुआ कि μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन आर इक्वल है कितना? 12 के। क्या ख्याल है? डिफरेंस बिटवीन कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी, क्या कह रहा? डिफरेंस बिटवीन कैटेगरी ए मीन 1 एंड कैटेगरी बी मीन 2, इनका डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना है? 12 के। तो H1 क्या बनेगा? μ1 माइनस μ2 लेस देन 12। To test the claim, 50 acres of each category are planted and grown under similar conditions. Category A yielded on the average 86.7 bushels per acre with a standard deviation of 6.28 bushels per acre, while category B yielded on the average of 77.8 bushels per acre with a standard deviation of 5.61 bushels per acre. Required test the Fauji fertilizers claim at significant level of 1%। क्या कह रहा? तो क्वेश्चन के अंदर से हमें कुछ वैल्यूज आइडेंटिफाई करना पड़ेंगी। हाँ, अब देखिएगा, x बार 1 गिवन है आपको, कितना? x बार 1 आपको गिवन है कितना? 86.7। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 गिवन है आपको कितना? 6.28। हमने फार्मूला में स्टैंडर्ड डेविएशन लेना था, ये वेरिएंस लेना होता है। वेरिएंस लेना होता है तो आप इसका वेरिएंस ले लो, कितना बनेगा?
क्यों? फार्मूला में हमें वेरिएंस यूज़ करना है, स्टैंडर्ड डिवीजन यूज़ नहीं करना। कितना बनेगा? 39.44। क्या कहला है? N1 हमारे पास गिवन है कितना? 50। x बार 2 गिवन है आपके पास 8। S2 गिवन है आपके पास 5.61। तो वेरियंस ऑफ 2 ले लें 47। तो N2 भी गिवन है आपके पास 50। अल्फा भी गिवन है आपके पास कितना? 1%। ठीक हो गया? सो क्या किया हमने? नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस डिफाइन कर लिया, सिग्निफिकेंस लेवल हमने देख लिया। अब चलते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन। जी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? एन जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 30। क्या ख्याल है? तो जी डिस्ट्रीब्यूशन जी इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट ऑफ S1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस वेरियंस 2 डिवाइडेड बाय N2। तो x बार 1 हमारे पास है कितना? 86.7 माइनस 77.8 और हमारे पास म्यू का डिफरेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कितना था? 12। म्यू तो है ही नहीं, तो उनका डिफरेंस है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 39.4 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 31.47 डिवाइडेड बाय 50 और इनका होल अंडर रूट। तुम्हारे आंसर मुझे प्लीज़ जी का दे दें। कितना? -2.6 आंसर आ रहा है। चेक कर लें भाई साहब। जी इज इक्वल टू -2.6। क्या कहला है? तब चलें टेबुलेटेड वैल्यू में। ये हमारे पास सेंटर आ गया लेस देन ग्रेटर देन लेस देन किस साइड पे? लेफ्ट साइड पे। कितना? 1%। तो पीछे क्या बचा? 49%। तो 0.490 टेबल में ढूंढें प्लीज। 0.490 टेबल में ढूंढें प्लीज। 0.490 हमें मिल रहा है जी 2.33 में। क्या ख्याल है? 0.4901 है। सो 2.33 मैं यहाँ पे लिखूँगा तो पॉजिटिव लिखूँगा या नेगेटिव लिखूँगा? नेगेटिव लिखूँगा। तो मुझे ये बता दें -2.6 एक्सेप्टेंस में आ रहा है या रिजेक्शन में आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है -2.6। सो H0 is rejected। तो मसले में साहिल इसमें कुछ चीज़ समझ आई हो? हाँ, अब स्टेप्स में आओ ज़रा। पहले हमें क्या करना है? नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो डिफाइन करना है। नल हाइपोथेसिस क्या है? एक्सेप्टेंस क्लेम। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है? रिजेक्शन क्लेम। अब समझ आ रही है? सिग्निफिकेंस लेवल हमने आइडेंटिफाई करना है। कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? क्लेम एक्सेप्टेंस 95%, 1 माइनस अल्फा। और सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है? क्लेम रिजेक्शन। और कॉन्फिडेंस लेवल हमारा एक्सेप्टेंस एरिया होता है। और सिग्निफिकेंस लेवल वाला एरिया हमारा क्या होता है? रिजेक्शन एरिया। डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करनी है और जी कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या करना है? एनालाइज करना है आउटकम को बाय कंपेयरिंग कैलकुलेटेड वैल्यू विद टैबुलेटेड वैल्यू। क्या कहला? तो उसके बाद रिजल्ट कंक्लूड कर दें कि H0 एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है। क्या कहला? इन क्वेश्चंस को प्लीज़ एक दफ़ा जाके और करना है। होपफुली नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे।